हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फुल टेस्ट 6 ANTS पेपर डिस्कस करेंगे जूलॉजी का। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, blank constitutes about 50% of the lymphoid tissue in human body. Fill in the blank with appropriate option. तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मार्क करना था म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, क्योंकि हमें पता है जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और यूरिनरी ब्लैडर में, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हर जगह पे मिलता है। ओके, तो यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, इधर हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इधर हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो 50% कंस्टिट्यूट करता है मल्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मल्ट बोलते हैं, दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसके लिए आप पेज नंबर 154 NCERT 12 रिफर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपको एक चीज और बता दूं कि टॉन्सिल्स जो है वो गिरता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ये याद रखना एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए। पेयर्स पैचेस रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली यहाँ पे आपके NCERT में 154 में पेयर्स पैचेस लिखा है, वो है गल्ट। गल्ट का मतलब होता है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसे हम एब्डोमिनल टॉन्सिल भी बोलते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है। ये भी एक सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है। सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू वो होता है जिसमें WBC या तो B सेल्स और T सेल्स जो है ये फॉर्म नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, बट वो स्टोर करते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं जिससे कि वो एंटीजन को पहचाने, और उसका वो ट्रेनिंग सेंटर है। और इन दैट बेसिस वो बाहर निकल के किस तरह से एक्ट करते हैं वो वहाँ पे उसे सिखाया जाता है। ओके, फिर अगर आपको पूछेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, तब आप बोलोगे बोन मैरो एंड थाइमस। वहाँ पे उसे एंटीजन सेंसिटिव बनाया जाता है बोन मैरो थाइमस में। थाइमस में सिर्फ T सेल्स मैच्योर होते हैं और बोन मैरो इज द साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ T सेल्स एंड B सेल्स, एंड वहाँ पे B सेल्स मैच्योरेशन भी होता है, वो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है स्प्लीन। स्प्लीन भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमेशा याद रखना बोन मैरो और थाइमस होगा। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। ये क्वेश्चन आपको एनिमल किंगडम से पूछा गया 152, और इसे रिफर करने के लिए आप पेज नंबर 56, 57, 58, 59 देख सकते हो। तो इन दैट बेसिस आप देखो, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। साइक्लोस्टोमेटा, माउथ विदाउट जॉस, कि हमें पता है कि साइक्लोस्टोमेटा कौन से डिवीजन से है, एग्नाथा जो कि वर्टिब्रेटा का एक डिवीजन है, और नेथोस्टोमेटा जो होता है विद जॉ होता है। तो विदाउट जॉ वाले साइक्लोस्टोमेटा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल पेट्रोमाइजन लैम्प्रे है और मिक्सिन हैगफिश है। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है कॉन्ड्रिक्टाइज, गिल्स विदाउट ऑपरकुलम। हमें एक पता है कि जो फिश होते हैं नॉर्मली, जो रोहू कतला जो फिश आपने देखा है, उसके जो हेड पोर्शन में ऑपरकुलम होता है, गिल कवर। गिल कवर कॉन्ड्रिक्टाइज कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं होता। नेक्स्ट आपको याद रखना है एव्स। एव्स में इसको मैच करना है प्रीन ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। प्रीन ग्लैंड जो होता है ऑयल ग्लैंड है, जो उसके टेल के बेस में है। टेल को उठाओगे उसके नीचे होता है, जिससे वो अपने विंग्स में ऑयल लगा लेते हैं और वो वेट नहीं होता। जब भी बारिश आता है तब ऑटोमेटिकली ये गीला पड़ जाएगा, तो वो फास्ट मूव नहीं कर पाएंगे, तो उड़ नहीं पाएंगे, तो इसके लिए फ्लाइट अडेप्टेशन के पॉइंट में गिरेगा। ओके, अगर ग्रीन ग्लैंड पूछेंगे तो वो आता है क्रस्टेशिया प्रॉन में, वो याद रखना है। मैमिलिया के यूनिक फीचर, यूनिक प्रोसेसिंग इन हेयर, तो आपको ये मार्क करना था A1, B3, C2 एंड D4, तब ये करेक्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 तुम्हें लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर से दिया गया है। इसको रिफर करने के लिए आप पेज नंबर 310 और 311 देख सकते हो NCERT 11 से। आपको याद रखना है कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स है और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स है। अगर एक्सियल स्केलेटन में देखोगे कौन कौन सा बोन है और एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सा बोन है, तब आपको यहाँ से निकालने में बहुत ईजी हो जाएगा कि कौन सा एपेंडिकुलर स्केलेटन का बोन है और कौन सा एक्सियल स्केलेटन का। अगर आप देखो लेक्राइमल बोन, ये एक्सियल स्केलेटन का है। ओके, एक्सियल स्केलेटन, क्योंकि ये स्कल में गिरता है। स्केलेटन, एटलास इज द पार्ट ऑफ व्हाट, वर्टिब्रल कॉलम, तो एक्सियल स्केलेटन का बोन है, एक्सियल स्केलेटन। कॉक्सियल बोन कहाँ पे है, पेल्विक गार्डल का बोन है, तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन का है, एपेंडिकुलर स्केलेटन। पेज नंबर 311 देख लेना इसके लिए। नेक्स्ट है पेटेला। पेटेला हमारे हाइंड लिम्ब का पार्ट है, तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन का बोन है। स्केप्यूला, ये हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में गिरेगा, पेक्टोरल गार्डल का। और सेक्रम, ये वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है, तो ये एक्सियल स्केलेटन में गिर रहा है, तो इसलिए आपको आंसर मार्क करना था 3। ठीक है,
लेक्राइमल बोन स्कल में गिरता है, एक्सियल स्केलेटन। एटलास वर्टिकल कॉलम में गिरता है, एक्सियल स्केलेटन। कॉक्सियल बोन पेल्विक गर्डल के बोन है जिसे इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन। पेटेला नी कैप है जो कि हाइंड लिम्ब का पार्ट है, एपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केप्यूला एपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि पेक्टोरल गार्डल का पार्ट है, और सेक्रम एक्सियल स्केलेटन का, बिकॉज जो सेक्रम है वो वर्टिबल कॉलम का पार्ट है। ओके, सेक्रम। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 तुम्हें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से दिया गया है, जो कि पेज नंबर 183, जो मैं बार बार बहुत दिनों से बोल रही हूँ कि पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 183 एनसीईआरटी 12 में देखना होगा। ओके, अ पर्सन हु हैज अंडरगन transplantation has to take this immunosuppressant for life. The product from which of the following organisms can be used as an immunosuppressant? What is immunosuppressant? जो कि WBC के एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए हमें किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो इसका प्रोडक्ट हम यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ मैं, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसेंट है। सेम एक्टिविटी एक हार्मोन के साथ उसका होता है, कॉर्टिसोल के साथ, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकोइड भी इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये याद रखना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंडर एलिमिनेशन से पूछा गया है, जो कि एनसीईआरटी 11 के पेज नंबर 298 और 299 आप रिफर कर सकते हो। इसमें आप देखो, हेमोडायलिसिस कैन सेव एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स। रीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस। ये तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था ए। ओके, इसमें होता क्या है? हेमोडायलिसिस हम तब करते हैं जब किडनी मेल फंक्शनिंग होगा, और यूरेमिया इसका मतलब है यूरिया का कंटेंट ब्लड में हाई हो चुका है, तब हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि हम हेमोडायलिसिस करें। उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं? कन्वीनिएंट आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब का जो वो होता है, मटेरियल होता है, वो नॉर्मली पॉलीसेक्राइड से बनता है, और ये सेम लाइक उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्लड कैपिलरीज की तरह बनाया जाता है। और जो डायलाइजिंग फ्लूइड इसमें यूज करते हैं उसका कॉम्पोजिशन इज सेम लाइक प्लाज्मा विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट, ये मत भूलना। ओके, विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जब भी हम उस कन्वीनिएंट आर्टरी से सेलोफेन ट्यूब के थ्रू ब्लड निकालते हैं उस पेशेंट का जिसमें यूरिया कंटेंट इज टू हाई और डायलाइजिंग प्लेट के ऊपर से गुजरता है, तब ऑटोमेटिकली जो यूरिया उस ब्लड में है वो डिफ्यूज होकर डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जाता है, जिससे कि जो ब्लड है पेशेंट का वो यूरिया फ्री हो जाता है। तब हम उसे कन्वीनिएंट वेन के थ्रू बॉडी में डाल देंगे। लेकिन डालने से पहले और निकालने के बाद एक चीज याद रखना है, निकालने के बाद आपको हेपरिन यूज करना है जिससे कि सेलोफेन ट्यूब में ब्लड क्लोट ना हो, और डालने से पहले आपको एंटी हेपरिन डालना पड़ेगा, जो कि हमने आर्टिफिशियल हेपरिन पुश किया है उसका इफेक्ट चला जाए। ओके, टुगेदर विद एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो याद रख लेना, वेन में डालते वक्त एंटी हेपरिन के साथ साथ तुम्हें CO2 भी डालना पड़ेगा, जिससे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वेनस ब्लड में मेंटेन रहे, एंड टुगेदर विद उसमें 37 डिग्री सेल्सियस का वाटर बाथ भी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे ब्लड का। तो हेमोडायलिसिस इज डन फॉर किडनी मेल फंक्शनिंग, जिससे हम ब्लड को यूरिया फ्री करते हैं और उस पेशेंट के ब्लड के होमोस्टेसिस को ला के ऑप्टिमम कंडीशन में रखने का कोशिश करते हैं, जिससे कि उसके लॉन्जिविटी को हम इंक्रीज कर पाए। यूरिया एक ऐसा चीज है जो ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, वो ब्लड में रहना भी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, बहुत कम हो गया तब भी प्रॉब्लम है। एक चीज और याद रखना, हमारे बॉडी में यूरिया एक्यूमुलेट कौन करता है? किडनी खुद, क्योंकि किडनी के जो मैट्रिक्स में, रिनल पिरामिड के इनर मेड्यूला में यूरिया और NaCl है, जिससे कि हमारे यूरिन कंसंट्रेटेड होता है। अगर बहुत ज्यादा यूरिया वहां पे एक्यूमुलेट हो गया तो किडनी फेलियर होगा। तो इसलिए एक चीज याद रखना है कि यूरिया का परसेंटेज ब्लड में हाई होने से जो फर्स्ट वाइटल ऑर्गन है डैमेज होता है वो किडनी खुद ही है। ओके, इसलिए हेमोडायलिसिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू क्योर द पेशेंट एंड इंक्रीज द लॉन्जिविटी फॉर दिस। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 आपको पूछा गया है पेज नंबर 159 एनसीईआरटी 11 बायोमोलिकुलर चैप्टर से, और ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोमोलिकुलर का 159 पेज आप अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेना कोफैक्टर्स का। तो इसमें चलो देखते हैं क्या पूछा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। Catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme, which testifies that cofactor plays a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. Yes, जब भी एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीनस ग्रुप ऐड होता है उसे कोफैक्टर बोलते हैं। अगर हम उस कोफैक्टर को निकाल दे, डिटाच कर दे, तो एंजाइम का एक्टिविटी का जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इट्स मेंशन इन पेज नंबर 159, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम। इसमें ये पूरा लाइन करेक्ट
करेक्ट है, बस इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये वर्ड नहीं है इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ऑर्गेनिक है। अगर आप दूसरे क्वेश्चन पेपर को या तो तुम पुराने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स या कहीं पे रेफरेंस बुक में देखोगे प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक लिखा रहता है, और वो गलत भी नहीं है, ऐसे हमने भी पढ़ा है पहले। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में प्रोस्थेटिक ग्रुप को ऑर्गेनिक लिखा है, तो हमारे लिए यही सेफ रहेगा कि हम ऑर्गेनिक ही याद रखें। इसलिए आपको यहाँ पे इसे इनकरेक्ट मार्क करना था, बिकॉज एनसीईआरटी में यहाँ पे ये ऑर्गेनिक लिखा हुआ है। एक चीज और याद रखना, कोफैक्टर्स में कोएंजाइम जो होता है वो ऑर्गेनिक है, मेटल आयंस इनऑर्गेनिक है, प्रोस्थेटिक ऑर्गेनिक है। मेटल आयंस और जो कोएंजाइम्स होते हैं दोनों लूजली बाउंड होते हैं एंजाइम से, और जो कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो हमारे एंजाइम से टाइटली बाइंड होता है, वो याद रखना है। ओके, और प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल हमारे बुक में लिखा है 159 में, हेम पार्ट। हेम जो होता है दिस इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ कैटलीज एज वेल एज पेरोक्सीडेज, वो याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। यस, विटामिन कौन कौन सा विटामिन, अगर आपको बाई चांस पूछा, हमारे बुक में एक हिंट है B3 दैट इज नियासिन निकोटिनिक एसिड। दूसरा आप याद रख सकते हो B2 राइबोफ्लेविन, फिर B6 याद रख सकते हो, B7 होता है, और साथ ही साथ B1 भी होता है, दैट इज B1 B2 B3 B5 B6 B7, ये सब इसमें आ जाएगा। तो B3 इज नियासिन, B2 इज राइबोफ्लेविन, B6 इज पायरिडॉक्सिन, B7 इज बायोटिन, एंड B1 इज थियामिन, B5 इज पेंटोथेनिक एसिड। ये आपको याद रखना है कि दिस आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर कोफैक्टर। लेकिन एनसीईआरटी में B3 ही लिंक किया गया है, दैट इज NAD, दैट इज निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, वो याद रखने से, ये याद रखने से आपका काम हो जाएगा, दैट इज B3। लास्ट ऑप्शन है कोफैक्टर्स में बी आइडेंटिफाइड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। यस, उसमें से कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है, और मेटल आयन इनऑर्गेनिक है, इतना याद रखना है। ओके, और मेटल आयन का एक बेस्ट एग्जांपल दिया है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जिसमें जिंक होता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी याद रख लेना जिसमें जिंक होता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 ये भी बायोमोलिकुलर का क्वेश्चन है, जो आपको 151 या 152 पेज में मिल जाएगा। द बॉन्ड्स विच आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड दैट इज DNA एंड RNA बट नॉट इन प्रोटीन्स। तो ऑब्वियसली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, ये आपको पता ही है। पेप्टाइड बॉन्ड भी प्रोटीन में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये सब प्रोटीन्स में होता है, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज अ बॉन्ड प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड दैट इज DNA एंड RNA। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ये कॉकरोच से पूछा गया है। तो इट शोज पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, जो कि मेंशन है पेज नंबर 115 एनसीईआरटी 11 में। ओके, आपको एक चीज याद रखना है, व्हाट इज पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस का मतलब होता है जिसमें निम्फ इज, पहले एग बनेगा, फिर निम्फ बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा, और जो निम्फ है वो लार्वी नहीं है, इसलिए कॉकरोच के केस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एक चीज और, पोरोमेटाबोलस इज एक्चुअली इंडिकेशन टुवर्ड्स द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब है जो निम्फ है वो पूरा बदलता नहीं है, देखने में एक जैसा ही रह जाता है एडल्ट कॉकरोच के, इसलिए उसे हम पोरोमेटाबोलस के कैटेगरी में रखते हैं। जब हम होलोमेटाबोलस वर्ड यूज करेंगे, बहुत दिन से क्वेश्चन आया नहीं है, तब हमेशा याद रखना इसका मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जैसे सिल्कवर्म में कैटरपिलर से जाके वर्म्स होते हैं ना, वर्म से जाके पूरा कन्वर्ट होकर एक बटरफ्लाई जैसे, मॉथ जैसे बन जाते हैं, तब उसे बोलेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो पोरोमेटाबोलिस इज अ वर्ड इज इंडिकेटिंग टुवर्ड द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ओके, ये भूलना मत। यहाँ पे गलत तो ये होगा ही, ये बहुत इजी था कि मोनोशियस तो कॉकरोच होता नहीं है। मोनोशियस का मतलब क्या है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट इन केस ऑफ कॉकरोच बिकॉज मेल एंड फीमेल कॉकरोच का द बेस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ऑन द बेसिस ऑफ डायोशियस नेचर। इसके मेल में एनल स्टाइल होता है और एनल सर्सी होता है, फीमेल में सिर्फ एनल सर्सी होता है, एनल स्टाइल नहीं होता। ओके, लेकिन एक चीज और याद रख लेना, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस अगर बोलेंगे तब वो एनल स्टाइल इज द बेस्ट, ओके, फॉर मेल। और अगर एनाटॉमिकल बोलेंगे तब याद रखना है कि मेल के केस में मशरूम ग्लैंड और फेलिक ग्लैंड होता है, और फीमेल के केस में कोलेट्रल ग्लैंड, ओवरीज, ये सब, स्पर्मेथिका, ये सब वर्ड अगर रहेगा तो दिस आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट है, इट हैज मोइज़ेक विजन विथ मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रेजोल्यूशन। हमें ये पता है कि उनके आँख दो तरह के होते हैं। उनका पेज नंबर 112 रिफर कर सकते हो तुम, उसमें तुम देखना कि सिंपल आई है
और इस तरफ से कंपाउंड आई है। सिंपल आई इज नॉन फंक्शनल इन केस ऑफ कॉकरोच। जो कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई में 1 कंपाउंड आई इक्वल्स टू 2000 ओमेटिडिया। दिस 2000 ओमेटिडिया, 1 ओमेटिडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और उस विजन को हम मोज़ेक विजन बोलते हैं। वो विजन थोड़ा सा ब्लर होता है, रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि उनको क्लियर नहीं दिखता है। साथ ही साथ सेंसिटिविटी इज वेरी हाई बिकॉज उनको लाइट में अच्छे से नहीं दिखता है। जब लाइट कम होता है तभी कॉकरोच निकलते हैं, इसलिए उसका नॉक्टर्नल वो है, नेचर है, और सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द लाइट इज मोर, वो याद रखना। ओके, तो ये भी आप रिफर कर सकते हो पेज नंबर 114 में। इसका तो पेज नंबर 115 में आपको आंसर मिल ही जाएगा। इट हैज बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स एज मैंडिबल्स आर प्रेजेंट इन बोथ इंसिजन एंड ग्राइंडिंग रीजन्स। यस ट्रू, ये पेज नंबर 112 के डायग्राम में मेंशन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। 159 में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू oogenesis। तो फर्स्ट ऑप्शन है जोना पेल्यूसिडा इज फॉर्म्ड बाय द सेकेंडरी oocyte। यस, कि प्राइमरी oocyte के लेट स्टेज से बनना शुरू होता है बट इज डिस्टिंक्ट इन केस ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये पॉइंट तुम याद रख लेना। थोड़ा सा हल्का सा कभी एनसीईआरटी से लिंक करके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, इसलिए यहाँ पे 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है कि आप नीट के पेपर में कुछ छोड़ के ना आओ और आपको फुल मार्क्स मिले। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, प्राइमरी oocyte अंडरगो meiosis 1 टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte। यस, प्राइमरी oocyte meiosis 1 करके सेकेंडरी oocyte बनाता है। जब सेकेंडरी oocytes बनते हैं, फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है सेकेंडरी oocyte बनना, अगर तुम देखोगे वो कन्वर्शन कहाँ पे होता है, टर्शरी फॉलिकल में होता है। फिर सेकेंडरी oocyte meiosis 2 स्टार्ट करता है जिससे कि वो ओवम बना पाए, मैच्योर ओवम। और ये पॉसिबल तब होगा जब एंट्री होगा स्पर्म का, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, तब पूरा सेकेंडरी oocyte सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज करके मैच्योर ओवम बन के फिर स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज करके फिर जाइगोट बनाता है। समझे? तो ये लाइन भूलना मत कि हमारा प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है meiosis 1 कंप्लीट करके टर्शरी फॉलिकल में। ओके, फिर वो ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte meiosis 2 स्टार्ट करता है, मेटाफेज 2 तक स्टार्ट करके अरेस्ट हो जाता है, फिर ये ओवम निकलता है। ओवम भी बोल सकते हो कि एनसीईआरटी में ओवम में लिखा हुआ है डायग्राम में, या तो सेकेंडरी oocyte जो कि इमेच्योर है, ये फेलोपियन ट्यूब में वेट करेगा स्पर्म के लिए। जब भी स्पर्म जाके एंटर होगा, एंटर होते ही सेकेंड पोलर बॉडी शेड होगा, ओवम मैच्योर होगा, उसके बाद जो स्पर्म निकले, ओवम निकले, फ्यूज होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा। ओके, ये भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। oogenesis इज इनिशिएटेड इन फीमेल ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। यस, क्योंकि फीटल डेवलपमेंट में oogenesis स्टार्ट होकर प्राइमरी oocyte तक बन जाता है जो कि प्रोफेज 1 तक में अरेस्टेड है। बाद में प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं उसके अंदर ही प्राइमरी oocyte रहता है। प्राइमरी फॉलिकल इनिशियल स्टेज में फीटल कंडीशन में कपल ऑफ मिलियंस रहते हैं, बट आफ्टर द बर्थ प्यूबर्टी अटेन करते करते उसका नंबर डिक्रीज होकर 60,000 to 80,000 हो जाता है इन ईच ओवरी, वो याद रखना है। ओके, द प्राइमरी oocyte completes its first meiotic division in secondary follicle। नो, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था ये कन्वर्शन होता है टर्शरी फॉलिकल में जो कि एंट्रल फॉलिकल है। एक चीज और याद रखना है, एंट्रल फॉलिकल मतलब जिसमें एंट्रम होता है। एंट्रम टर्शरी में भी होता है और ग्राफिन फॉलिकल में भी होता है। ओके, इसके लिए आप रिफर कर सकते हो एनसीईआरटी 12 का पेज नंबर 48। प्लीज आप अच्छे से ये वाला पेज पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट पेज है फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 एक मिक्स्ड क्वेश्चन है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हार्मोनल पार्ट से पूछा गया है। इसमें आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक हैविंग ऑपोजिट इफेक्ट्स टू ईच अदर। हमें ये पता है कि ये दोनों ऑपोजिट है बिकॉज इंसुलिन जो होता है ये हाइपोग्लाइसेमिक है, हाइपोग्लाइसेमिक जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, दिस इज हाइपरग्लाइसेमिक जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। अभी इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पर देखो, ज़रूरत पड़ने पे वो काम करेगा। अगर हमने बहुत ज़्यादा फूड कंटेन एक साथ बहुत ज़्यादा खा लिए और उसके बाद ब्लड शुगर लेवल बहुत इंक्रीज हो गया तब इंसुलिन एक्ट करेगा। और बहुत दिन से हम अगर फास्टिंग कर रहे हैं, अगर शुगर लेवल हमारे ब्लड में कम है तब भी तो चक्कर आएगा बिकॉज शुगर इज वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो इन दैट केस ग्लूकागोन इज एक्टिंग जिससे कि वो सेल से ग्लाइकोजन को तोड़ के हमारे सिस्टम में ला पाए, ब्लड में ला पाए और होमोस्टेसिस मेंटेन करे। तो ये दोनों ऑपोजिट है। एल्डोस्टेरोन एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, एल्डोस्टेरोन का रोल होता है सोडियम और वाटर को, NaCl एंड वाटर को बॉडी में बैक करना और यूरिन आउटपुट को लो करना। लेकिन एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर का काम होता है ये वैसोडाइलेटर है और यूरिन आउटपुट को वो हाई करता है। सो इन दैट बेसिस अगर तुम बेस्ट डिफरेंस देखना चाहोगे ऑपोजिट का, एल्डोस्टेरोन यूरिन आउटपुट को लो करता है और एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर यूरिन आउटपुट को हाई करता है। तो
तो इन दैट बेसिस ये ऑपोजिट है। रिलैक्सिन ऑक्सीटोसिन दोनों ही हार्मोन है जो पर्चुरेशन में यूज होता है, पर्चुरेशन मीन्स डिलीवरी के टाइम में, तो इसका मतलब ये सिनर्जिस्टिक हार्मोन के सेट में गिरा, फंक्शन अलाइक। ओके, तो इसमें आंसर यही था। पैराथॉर्मोन और कैल्सीटोनिन, पैराथॉर्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट करता है जिसका रोल होता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना, और कैल्सीटोनिन का रोल होता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना। ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। इन दैट रेफरेंस देयर ऑपोजिट, ये यूरिन आउटपुट क्या करता है, लो करता है, ये यूरिन आउटपुट हाई करता है। ये शुगर लेवल डिक्रीज करता है ब्लड में, ये शुगर लेवल इंक्रीज करता है। बट ये दोनों ही हार्मोन हमारे पर्चुरेशन प्रोसेस में डायरेक्टली यूज होता है, इसलिए आंसर आपको मार्क करना था 3 जो ऑपोजिट नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से पूछा गया है। The method of introduction of alien DNA into plant cell in which cells are bombarded with high velocity microparticles of gold and tungsten। ये gold and tungsten देखते ही आप समझ जाओगे they're talking about ballistic method। ballistic method जीन गन मेथड है जिसमें हम DNA को कोट करते हैं with gold and tungsten, जिससे कि उस प्रेशर को DNA में वो प्रेशर ना गिरे when forcefully we are injecting this DNA inside the plant cell। तो इसीलिए हम नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि हम कौन सा मशीन यूज करते हैं फॉर द प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन, तब जीन गन बायोलिस्टिक मेथड होगा। और डिजार्म पैथोजेंस का बात जब आएगा फॉर प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन, तब आप बोलोगे टीआई प्लाज्मिडा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन। ओके, ये याद रख लेना। बाकी मेथड्स माइक्रो इंजेक्शन, ये एनिमल सेल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। जब भी वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को ट्रांसडक्शन बोलते हैं, और टीआई प्लाज्मिड मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन। ओके, इसका और एक नाम क्या है, जीन गन। चलो, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 आपको इन्वायरमेंटल इशू से पूछा गया है, पेज नंबर 282 एनसीईआरटी 12 से। इसमें आप देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइडेंटिफाई द गैसेस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तब इसमें आपको आंसर मार्क करना था कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 60% होता है इसके कंपोनेंट में और मीथेन 20%। ओके, सो इन दैट बेसिस आपको ये पेज नंबर 282 एनसीईआरटी 12 रिफर करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 तुम्हें एनसीईआरटी 11 के न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से पेज नंबर 324 से पूछा गया है। इसमें आप देखो, द ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट एट अ पॉइंट मेडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल। उसके बाद इसे लिंक करके और एक पॉइंट आता है, उसी जगह पे ब्लाइंड स्पॉट है। ओके, तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे है, ऐसे भी आ सकता है, या तो जो पोजीशन है इन दोनों का ये भी आ सकता है। तो इससे 2 क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि बी का जो लाइन है उनका क्लियर नहीं रहता। अगर तुम आई को देखोगे, मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ, तो उसके केस में इस जगह पे ये तुम्हारा अगर पोस्टीरियर पोल है, इस जगह से रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर हो रहा है, रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर होता है और यहीं से ऑप्टिक नर्व निकलता है। तो इन दैट केस ऑप्टिक नर्व, रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर हो रहा है, ऑप्टिक नर्व निकल रहा है, दिस इज स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल, पीछे से इस तरफ देखना है, इसी जगह पे हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, एंड लेटरल साइड में यहाँ पे फोबिया होता है, लेटरल टू दिस ब्लाइंड स्पॉट। तो हमें याद रखना है पोस्टीरियर टू द अबव, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट मेडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल। तो एक रफ डायग्राम बनाया, आपको अच्छे से डायग्राम देखना, पेज नंबर 323 देखो, उसमें आप मिलाओ कि पीछे की तरफ जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है उसी जगह से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलता है और रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर होता है टुवर्ड्स द आई। ओके, उसी पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हम ऐसे समझाते हैं, या बुक में लिखा है पॉइंट मेडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल। इधर से नहीं जाना, उस तरफ से सोचो, स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल, ये एंटीरियर पोल है, उस तरफ पोस्टीरियर पोल है, स्लाइटली अबव दिस, एंड उसी पॉइंट में वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसमें रॉड्स एंड कोन्स दोनों ही एब्सेंट हैं। तो अगर इस तरह से पूछा गया तो ये लाइन मीन कर रहा है उसका पोजीशन, और अगर पूछा गया उस पॉइंट में क्या रहता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे लाइन दे के, तब आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा आंसर में, जिसमें कोन्स और रॉड्स दोनों ही सेल नहीं होते हैं। ओके, एंड लेटरल टू इट अगर पूछा तब होगा मैक्यूलर ल्यूटिया, जो कि येलो स्पॉट है, उसी के अंदर एक थिन्ड आउट पोर्शन है रेटिना का जिसको हम लोग फोबिया बोलते हैं, जिसमें सिर्फ कोन्स होता है और ब्राइट लाइट में हम कोन्स के सहारा ये देखते हैं, जिसका विजुअल एक्विटी इज वेरी हाई। वो याद रखना है, पेज नंबर 324 अच्छे से रीडिंग कर लोगे। ओके, एनसीईआरटी 11। नेक्स्ट अभी जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 164 तुम्हें पेज नंबर 320 एंड 321 रिफर कर सकते हो, एनसीईआरटी 11 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन एक्सेप्ट सेरेबेलम, बिकॉज सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है,
कॉर्पस कैलोसम इज अ ब्रिज बिटवीन सेरेब्रम लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रम, ये तुम्हारा फोर ब्रेन का पार्ट है। एसोसिएशन एरिया फोर ब्रेन का पार्ट है और हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है। एक चीज तुम कर सकते हो कि फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या पार्ट है, मिड ब्रेन में क्या क्या पार्ट है। ज्यादा पोर्शन तो फोर ब्रेन में है, वो ध्यान रखने से ऑटोमेटिकली तुम्हें मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन याद रह जाएगा। जैसे मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ये सब याद रखना है। और हाइंड ब्रेन में तुम्हें याद रखना है पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहां पे ब्रेन स्टेम में सेरेबेलम नहीं होता, ये सब पॉइंट याद रखना है। ओके, और एसोसिएशन एरिया हमने पहले भी डाला है क्वेश्चन में। एसोसिएशन एरिया में नाइदर सेंसरी नॉर मोटर ऐसे लिखा हुआ है, जो इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं, मोटर भी होते हैं। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो सेंसरी भी नहीं है और मोटर भी नहीं है। ओके, वो याद रखना है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, व्हाट इज ट्रू अबाउट द व्हाइट मसल फाइबर। ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा 208 में, लोकोमोशन मूवमेंट में, एकदम नीचे के पैराग्राफ में देखना। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, दिस इज द पॉइंट फॉर मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन रेड स्केलेटल मसल, रेड skeletal muscle. Okay, they have a large number of mitochondria, red skeletal muscle. Mitochondria उसमें ज़्यादा है. They have dependent on anaerobic. No, this is for white skeletal muscle. तो आपको यहाँ पे चूज करना था white के लिए, तो आंसर होगा C. They are adapted for slow sustained activity. This is for red skeletal muscle. एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, अगर आपको रेड स्केलेटल मसल और वाइट स्केलेटल मसल से पूछा, इसमें मायोग्लोबिन कंटेंट हाई है, इसमें लो है। इसमें अगर पूछेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें हाई है, इसमें लो है, ये याद रखना। कैल्शियम, कैल्शियम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कंटेंट है कैल्शियम का, ये लो है, ये हाई है। ओके, इसमें फैटिग, ये थकता कम है। ओके, लेस फैटिग, लेस, ये मोर, ये याद रखना। और लास्ट पॉइंट एक चीज़ याद रखना, फास्ट कंट्रैक्शन नहीं होता, इसमें होगा स्लो कंट्रैक्शन, इसमें होगा फास्ट कंट्रैक्शन। तो ये आप रिफर कर सकते हो पेज नंबर 208 एनसीईआरटी 11, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 166 अभी डिस्कस करते हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पेज नंबर 282 से आपको पूछा गया, 281 में है शायद, वो देख लेना। हाँ, एनसीईआरटी 11, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. इसमें आंसर सी मार्क करना था। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ अगर आपका डाउट है। आरबीसी के सरफेस में आरएच फैक्टर रहता है, जिसमें आरबीसी के सरफेस में आरएच फैक्टर है उसी को हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं, और जिसमें आरएच फैक्टर नहीं है उसे हम नेगेटिव ब्लड ग्रुप डिनोट करते हैं। 80% पॉपुलेशन में आरएच फैक्टर होता है और 20% पॉपुलेशन में वर्ल्ड वाइड आरएच फैक्टर एब्सेंट रहता है। अब एक चीज याद रखना है, अगर मदर आरएच नेगेटिव है और फीटस इज आरएच पॉजिटिव इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, तब ब्लड का मिक्सिंग का कोई चांस नहीं है, बिकॉज प्लेसेंटा से छाप के मॉलिक्यूल्स जाता है, देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लड मिक्सिंग फीटस और मदर के बीच में नहीं होता। और अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, जो प्लेसेंटा को प्लेसेंटा जो है फीटस से कनेक्टेड रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% फीटल ब्लड है, तो देयर इज नो चांस ऑफ ब्लड मिक्सिंग। इसलिए फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं होता। लेकिन जब फर्स्ट डिलीवरी होता है पर्चुरेशन, तब प्लेसेंटा जब डिटैच होता है मदर के बॉडी से और अम्बिलिकल कॉर्ड जब कटता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर का जो फीटल ब्लड है कंटेनिंग RH ब्लड ग्रुप, दैट इज RH एंटीजन है उसमें, वो मदर के ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है या हो सकता है। जब ये मदर के बॉडी में चला जाता है, मदर के आरबीसी के सरफेस में तो RH फैक्टर है नहीं, वो थोड़ा सा जो आरबीसी इस फीटल ब्लड का एंटर हुआ है मदर के ब्लड सर्कुलेशन में, वही ट्रिगर कर देता है इम्यून रिस्पॉन्स। और उसके लिए क्या होता है, मदर का बॉडी जैसे वायरस और बैक्टीरिया के लिए अपने WBC को यूज करके, बी सेल्स और टी सेल्स को यूज करके सेल मेडिएटेड ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के थ्रू एंटीबॉडी बनाता है, तब जाके क्या होता है, वो एंटीबॉडी मदर के ब्लड ग्रुप में फ्यूचर के लिए भी रह जाता है विद द हेल्प ऑफ मेमोरी सेल्स। अब तुम सोचो सेकेंड प्रेगनेंसी है, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट जो प्रेगनेंसी था उसमें RH पॉजिटिव फीटस था, सेकेंड प्रेगनेंसी में भी RH पॉजिटिव फीटस है मान लेते हैं, और जो मदर है वो RH नेगेटिव ही है। ठीक है, सेम मदर का ही बात बोल रही हूँ। इन दैट केस प्रॉब्लम क्या होगा, जो RH एंटीबॉडी बना है उस RH एंटीजन के अगेंस्ट में, वो प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटल आरबीसी को जाके अटैक करेगा, बिकॉज RH पॉजिटिव ब्लड का जो फीटल आरबीसी है वो लीवर के अंदर है, उसे अटैक करके जो इमेच्योर आरबीसी है उसे डैमेज करना शुरू कर देगा। उससे वो बच्चे का इनिशियल स्टेज में
वो डैमेज हो सकता है पूरा का पूरा एम्ब्रायो या फीटस इनिशियल स्टेज में, जिसे हम बोल सकते हैं एबॉर्शन। और अगर नहीं हुआ तो बच्चा जन्म होने के बाद एक कंडीशन रहेगा, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जिसमें बच्चे का लीवर वीक हो जाएगा और साथ ही साथ आरबीसी इतना ज़्यादा टूटा है उससे वो एनेमिक हो जाएगा, और उसी आरबीसी को हम लीवर में जब कन्वर्ट करके उसे फ्लश आउट करने का कोशिश करते हैं, उससे बाइल पिगमेंट बनता है, इसलिए उस बच्चे में एनीमिया के साथ साथ जॉन्डिस भी रहेगा। ठीक है, अब तुम्हें एज ए डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर तुम तो बनोगे ही, तो वो आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करोगे? तब आपको फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में ही, जस्ट ड्यूरिंग द पर्चुरेशन पीरियड, जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन या तो पर्चुरेशन के टाइम में ही आपको इंजेक्ट कर देना है एंटी आरएच एंटीबॉडी, जो तुरंत उस आरएच एंटीजन जो फीटल ब्लड से मदर सर्कुलेशन में गया है और बी सेल्स टी सेल्स ने अभी तक देखा ही नहीं है, तब जाके वो एंटी आरएच एंटीबॉडी उसे न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करके उसका जो इफेक्ट है या तो उसका जो इम्यून सिस्टम ट्रिगर करने वाला पावर है उसी को खत्म कर डालेगा। तो कभी भी ऐसे होगा नहीं कि वो एंटीबॉडी बनेगा भी नहीं और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही इसी के लिए लिखा है कि एंटी आरएच एंटीबॉडी। एंटी आरएच एंटीबॉडी किसे न्यूट्रलाइज करता है? दिस एंटी आरएच एंटीबॉडी इज न्यूट्रलाइजिंग द आरएच एंटीजन। ओके, ये याद रखना है। इट शुड बी गिवन मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ओके, तो याद रखना है। तो इसमें आंसर सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 आपको पूछा गया है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड सेल मेडिएटेड एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। तब इसका बेस्ट आंसर होगा थाइमोसिन, कि हमें पता है कि जो थाइमस ग्लैंड होता है, दिस इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ पे बी सेल्स और टी सेल्स दोनों ही स्टोर रहता है, बट टी सेल्स का मैचुरेशन साइट है। एंड थाइमोसिन हार्मोन जो होता है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, दोनों को वो सपोर्ट करता है। ओके, तो इसलिए आंसर आपको ये मार्क करना था। और थाइमस ग्लैंड जो होता है आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम में छोटा हो जाता है, उसके बाद और छोटा होते रहता है और धीरे धीरे उसमें फैटी टिश्यूज एक्युमुलेट होते हैं। ओल्ड एज में ऑलमोस्ट उसका जो इफेक्ट है आफ्टर 60 खत्म होने लगता है। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 में केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर से पूछा गया है, अंडर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स कैन कॉज एडिसन्स डिजीज। ये मार्क करना है। आपको पता है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस में डिवाइडेड है। जोना जो ग्लोमेरुलोसा है उससे मिनरल कॉर्टिकोइड सिक्रीट होता है, जिसका प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन है और वो ट्रिगर होता है ऑन द बेसिस ऑफ रास मैकेनिज्म। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिक्रीट होता है, जिसका मेन रोल होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और साथ ही उसका प्रिंसिपल हार्मोन है कॉर्टिसोल। एंड थर्ड वन इज जोना रेटिकुलरिस, वो होता है सिक्रीट करता है सेक्स कॉर्टिकोइड, जिसे हम डाईहाइड्रोएपिंडेस्ट्रोन भी बोल सकते हैं। आपको एक चीज याद रखना है कि जो जोना फेसिकुलेटा है वही सबसे प्रोमिनेंट वो है रीजन है इन एड्रेनल कॉर्टेक्स और जो एसीटीएच के अंडर में काम करता है। जब ये तीनों ग्रुप के टिश्यूज डैमेज हो जाता है या अंडर सिक्रेशन होता है, हार्मोन सिक्रेशन एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल ये सब कम हो जाता है, तब जाके एक डिजीज होता है जिसे हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। ओके, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। लेकिन अगर उसका हाइपर सिक्रेशन से बात बोले तब होता है कशिंग सिंड्रोम। बाई चांस आ सकता है, कभी कभी एक्स्ट्रा आता भी है, तब आपको याद रखना है हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स से होगा कशिंग सिंड्रोम और हाइपो सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स से हार्मोन से होगा एडिसन्स डिजीज। ओके, इतना आपको ध्यान रख लेना है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से पेज नंबर 195 एंड पेज नंबर 196 से पूछा है, which of the following is not true regarding restriction endonuclease used in recombinant DNA procedures? They are isolated from bacteria. Yes. पहली बार इकोलाई से आइसोलेट किया गया, जिसमें वायरस घुसने के बाद भी इन्फेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि उस बैक्टीरिया ने एक मिथाइलेज एंजाइम सीक्रेट किया था और वो मिथाइलेज एंजाइम का रोल होता है मेन क्रोमोसोम जो है बैक्टीरिया का, उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है और साथ ही साथ आपको याद रखना एंडोन्यूक्लियस भी उसमें था जो अटैक करता है वायरल डीएनए को। तो इन दैट बेसिस वो अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ द मिथाइल ग्रुप एडिंग विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेज एंड अदर जो वायरल डीएनए को क्लीव्ड ऑफ करता है वो कौन करता है? एंडोन्यूक्लियस करता है। ये थोड़ा सा आप समझो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मान लो ये तुम्हारा मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम में डायग्राम बना के दे ही देती हूँ तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे तुम मान लो ये बैक्टीरियोफाज है, यहाँ का उसका डीएनए एंटर हो रहा है। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, इस जगह पे आप मान लो ये एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस है,
यहाँ पे जो मिथाइलेज है उसने CH3 इसमें ऐड कर दिया, तो ये इसको अटैक करेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोटेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ CH3, ये अटैक इसको करेगा नहीं, ये डायरेक्टली इसको क्लीव कर देगा। ओके, दैट मीन्स एंडोन्यूक्लियस इज क्लीविंग द वायरल DNA, बट इसे पकड़ नहीं रहा है क्योंकि इसमें CH3 है जो ऐड किया है मिथाइलेज एंजाइम ने बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया दो एंजाइम सिक्रीट करे, एक मिथाइलेज जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, और दूसरा वो एंडोन्यूक्लियस जो होता है उससे वायरल DNA को क्लीव करके अपने आप को बचा लेता है। तो दोनों तरफ से वो बचा हुआ है इन दैट बेसिस। अभी हम एक काम करते हैं, इसमें देखो नेक्स्ट है दे आर सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया एज अ मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियोफेजेस। यस, तो ये भी करेक्ट है, ये सिंथेसाइज करता है जिससे कि बैक्टीरियोफेज से अपने आप को बचा सके। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ DNA सीक्वेंस। यस, पहले जब भी आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रोल क्या होता है, पूरे DNA को इंस्पेक्ट करेगा, उसके जितने भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, जिससे कि उसे पैलिंड्रोमिक साइट मिल जाए उसके लिए, और पैलिंड्रोमिक साइट जब मिल जाता है तभी वो स्पेसिफिक पोजीशन में उसे कट करता है। लास्ट में लिखा है द बैक्टीरियल DNA does not have recognition sequence for the restriction enzymes produced by itself। ये तो गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा है कि मिथाइलेज जो होता है उसका खुद का एंजाइम है जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है मेन क्रोमोसोम में, जिसके कारण जो एंडोन्यूक्लियस है उसे वो अटैक नहीं करता, इस तरह से वो अपने आप के क्रोमोसोम को भी बचा लेता है, और एंडोन्यूक्लियस वायरल DNA को क्लीव कर देता है, जिससे कि वो पूरा ही बैक्टीरिया अपने आप को सेव कर लेता है। ओके, ऐसे याद रखना। तो इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट था, और आपको यहाँ पे क्या मार्क करना था, एंडोन्यूक्लियस यूज्ड इन रिकम्बिनेंट नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू के बेसिस पे ये नॉट ट्रू है, बाकी सब करेक्ट है। ओके, आप प्लीज 195, 196 और 197 अच्छे से एक बार रीडिंग करना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्वेश्चन बहुत आता है, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिवाइड करके अपने ब्रेन में प्लेस कर देना। ओके, 197 में एक चीज है स्लाइटली अवे फ्रॉम दिस एरिया, दिस इज एक्चुअली फॉर स्टिकी एंड्स, कोहेसिव एंड्स के लिए है। ब्लंट एंड के बारे में एनसीईआरटी में डायरेक्टली ऐसे कुछ लिखा नहीं है जो कि सेंटर में कट करता है पैलिंड्रोम का। बाई चांस अगर ऐसे आ गया तो थोड़ा सा आप इस चीज को भी ध्यान रखना, बट मुझे जितना लगता है वो एनसीईआरटी पेजेस से ही डालेंगे। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन से पूछा है, और ये आपको पेज नंबर 208 में मिल जाना चाहिए। ओके, देखो इसमें कंप्लीट द एनालॉजी विद द करेक्ट ऑप्शन, लेपिडोप्टेरन्स टोबैको बडवर्म एंड कॉलेप्टेरन्स बीटल्स होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था बीटल्स। और इसमें एक चीज याद रखना, जो भी लेपिडोप्टेरन है, कॉलेप्टेरन है और डिप्टेरन है, तीनों ही क्या है, तीनों ऑर्डर है इंसेक्टा के, क्लास इंसेक्टा फ्रॉम फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, ये देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये नैरो रेंज है और ये पूरे ग्रुप को, पूरे आर्थ्रोपोडा के जितने क्लास या ऑर्डर है सबको इनफेक्ट नहीं, वो नहीं करता, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स है इंसेक्टा के, उसे अटैक करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 मिक्स्ड क्वेश्चन है, जो मैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सीवेज ट्रीटमेंट से लिंक कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन के। वहाँ पे इंट्रोडक्टरी पेज में वहाँ पे देखना बायो रेमिडिएशन वर्ड दिया हुआ है, और हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी से खासकर वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसका मीनिंग जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाला। द प्रोसेस ऑफ अस A process of use of microorganisms metabolism to remove pollutant is bioremediation। Bioremediation का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी का एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें हम कुछ बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स, फंजाई, उसे यूज़ कर से हम सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं। अगर उसी प्रोसेस को हमें फास्ट और एक्सेलरेट करना है विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तब उसे हम बोलेंगे बायो ऑगमेंटेशन। याद रखना, हाँ, बायो रेमिडिएशन में हम नेचुरल जो भी माइक्रोब्स है उसे यूज़ कर सकते हैं जो सीवेज में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन जब हम उसी को चीज़ को एक्सेलरेट करेंगे तब उस बायो रेमिडिएशन के वर्ड को हम बायो ऑगमेंटेशन बोल सकते हैं। ऑगमेंटिंग का मतलब है एक्सेलरेटिंग समथिंग। ओके, ये याद रख लेना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 आपको यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम मिक्स क्वेश्चन फ्रॉम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द एलिमिनेशन। मार्क द इनकरेक्ट मैच। पैराइटल सेल्स जैसे ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, दे कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसमें बुक में लिखा है 262 पेज डाइजेशन में इंट्रिंसिक फैक्टर। ये एक्चुअली नॉर्मली हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन वो इलियम से करवाता है, और विटामिन B12 इज द इंपॉर्टेंट एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर फॉर RBC मैच्योरेशन। ओके, ये याद रखना। फ्रुक्टोज जनरली कहीं पे भी फ्रुक्टोज और अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मार्क करना है। ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें होना चाहिए था सब म्यूकोसल एरिया, जो कि डाइजेशन के चैप्टर में मेंशन है।
पोडोसाइट आपको पहले भी बोला गया है बोमेंस कैप्सूल के विसरल वॉल में रहता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्लीप फिल्ट्रेशन पोर, जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के स्टेप में है। बाय क्रॉसिंग द ब्लड जब क्रॉस करता है, ब्लड का जो फिल्टर बनता है 3 लेयर को क्रॉस करके, ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम, बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन द टू एंड पोडोसाइट लेयर्स, जो कि विसरल वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल में है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो इसमें गलत ये था, ये म्यूकोसा जिसमें सब म्यूकोसल होना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया है, पेज नंबर 53 से। इसमें हम देखते हैं क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस। तब ब्लास्टोसिस जब इम्प्लांट हो जाता है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है, तब ब्लास्टोसिस का जो ट्रोफोब्लास्ट है कोरियोनिक विली बनाना शुरू करता है और एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम विद द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन ब्लड में उसका जो रेशियो है वो बना रहे हैं। बिफोर अगर ऐसे लिखा रहता है इम्प्लांट नहीं हुआ ब्लास्टोसिस, बिफोर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है, तब आंसर HCG होता। और आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर कौन मेंटेन करता है, तब आंसर HCG होगा। ओके, तो यहाँ पे तो HCG है। और बिफोर इम्प्लांटेशन अगर पूछता, बिफोर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो दैट इज ब्लास्टोसिस्ट कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर्स, कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय, तब आंसर LH मार्क करना। ओके, और इसमें लिखा इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस, इसलिए इसमें HCG होगा, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 बायोटेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन के पेज नंबर 213 से पूछा गया है। आपको यहाँ पे देखना है कोई भी वर्ड, कुछ भी बायोटेक्नोलॉजी से नहीं छूटना है, क्योंकि ये चैप्टर हमें सबको ही पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी देखते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आ भी सकता है। Which of the following is not true regarding the use of transgenic animal? In study of normal physiology and development, yes, हम इसे यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक मॉडल हम यूज़ करते हैं फॉर अल्जाइमर हो चुका है, कैंसर, रूमेटिक अर्थराइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये 4 एग्जाम्पल है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कैन बी सिंथेसाइज बाय यूजिंग दैम, जो कि एम्फाइसेपैन के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। लास्ट है टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन मोर टाइम, नो लेस टाइम। अगर मोर टाइम होता तो हम यूज़ करते हैं क्यों, लेस टाइम में हमें पता चल जाता है टॉक्सिसिटी टेस्टिंग का रिजल्ट, इसलिए हम ट्रांसजेनिक मॉडल यूज़ करते हैं। इसमें बस एक ही वर्ड का फर्क था, इसमें ध्यान देना था। अगर आपको ये सब पता है तो ऑटोमेटिकली आप इसमें ढूंढोगे कि गलती क्या है। ओके, तो इसमें मोर नहीं होना था, लेस होना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से पूछा गया है और जो आपके बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से दिया गया है। इसमें आप देखो पीसीआर में आपका डायग्राम जो एनसीईआरटी वाला है इसमें A-B-C मेंशन है। बस आपको ये बताना है कि डायग्राम के अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए यहाँ पे हीट जनरेट होता है ए में, जिससे कि ये डीएनए जो वो है वो टूट जाता है, डीनेचुरेशन, डीएनए सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो प्राइमर आके अटैच हो गया, दिस इज एनिलिंग एंड थर्ड एक्सटेंशन होता है। तो इसमें डीएनए प्राइमर होगा ब्री एंड टैक पॉलीमरेज के बेसिस पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे यूज होता है जिससे कि एक्सटेंशन होता है। द फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, यहीं पे दिखा रहा है। फिर है एनिलिंग, अटैचमेंट ऑफ प्राइमर टू द डीएनए स्ट्रैंड्स एंड आफ्टर दैट द यूज ऑफ टैक पॉलीमरेज एंड टुगेदर विद डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, जिसे हम बोलते हैं डीएनटीपेज, जो ब्रिक्स प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रोवाइड करता है। विद द हेल्प ऑफ टैक पॉलीमरेज वो उसी जगह पे सेट करता है नाइट्रोजनस बेस पेयर को और उसे खींचता है, जिससे कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 बने, 2 से 4 बने, ऐसे 2 to the power n साइकिल रन करता है। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन था बी और यही आपको मार्क करना था। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 बायोटेक्नोलॉजी के 214 पेज से पूछा गया, एप्लीकेशन पार्ट से। इसमें आप देखो, द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, यही से पता चल जा रहा है। विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन कुछ भी लिखा है, दिस इज बायोपायरेसी। पायरेसी का मतलब है कोई भी सामान, बायोलॉजिकल रिसोर्स को कुछ भी बिना पूछे इसका यूज़ करना जिसका अपने नाम पे पेटेंट उन्होंने नहीं कराया, तभी जाके वो बायोपायरेसी की कैटेगरी में आता है। ओके, ये देखना पेज नंबर 214 से क्वेश्चंस आते हैं। ये पेज थोड़ा सा ज़्यादा कंपैक्टली लिखा है, इसको सेपरेट करके या तो 4-5 बार आप रीडिंग कर लेना एग्जाम से पहले, जहाँ पे आप पॉइंट्स को ना भूलो कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत छोटे छोटे डाटा है जो तुम्हें याद रखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 177।
क्वेश्चन नंबर 177 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पूछा गया है। इसमें देखो एब्डोमिनल स्पाज्म, स्पाज्म मीन्स वहाँ पे कंट्रैक्शन या तो एब्नॉर्मल कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पेज नंबर 149 से, और ये कॉमन राउंड वर्म एस्केरिस के ऊपर है। ओके, एस्केरियासिस, एस्केरिस इससे होता है। उचरे बेनक्रॉफ्टी से लिंक अगर पूछा तो होगा एलिफेंटियासिस, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम से मलेरिया, और टोगा वायरस अगर बाई चांस आगे याद रखना चिकनगुनिया। चिकनगुनिया हमारे एनसीईआरटी में दिया है, डेंगू भी दिया है। डेंगू होगा फ्लेविराइवो वायरस और चिकनगुनिया होगा टोगा वायरस। ओके, एक चीज और याद रखना, अगर इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज और इंटरनल ब्लीडिंग ऐसा कुछ लिखा है तो एस्केरियासिस ही होगा। अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन लिखा हुआ है तब टाइफाइड होगा। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन मेंशन है तब टाइफाइड होगा, लार्ज इंटेस्टाइन मेंशन है तब एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का रिसाइडिंग एरिया है, और एस्केरियासिस में स्मॉल और लार्ज कुछ मेंशन नहीं है, उसमें सिर्फ इंटेस्टाइन मेंशन है। ये पॉइंट थोड़ा सा देख लेना फ्रॉम पेज नंबर 146, 148, 149, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एनसीईआरटी 12। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 आपको इवोल्यूशन के समरी के लास्ट लाइन से पूछा गया है। इन ह्यूमन एवोल्यूशन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल एवोल्यूशन। हमेशा याद रखना पैरेलल एवोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन डाइवर्जेंट नहीं है, बिकॉज एक ही टाइम में बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे थे, फिर जाके कन्वर्ज होके होमोसेपियन सेपियन बना जो कि हम हैं। और पैरेलल एवोल्यूशन का जो लाइन है ये आपको समरी में एवोल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज इन पेज नंबर 142। मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन खत्म करते लास्ट में एक लाइन है, समरी के एकदम लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, ये देख लेना आप। ओके, और बहुत दिनों से आया नहीं है, देयर इज अ चांस कि वो पूछ ले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा है, एनसीईआरटी 12। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर कैटेगराइज्ड अंडर हार्मोनल मेथड्स। अभी हम देखते हैं इसमें देखो मल्टी लोड, ये कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज हैं। वोल्ट्स गिर जा रहा है आपका बेरियर मेथड में। सहेली नॉन स्टेरॉयडल है, इसमें कोई भी हार्मोन्स यूज नहीं होता। इसमें ऑर्मेलोजिफिन या सेंट्रोमिन जो केमिकल है जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है यूट्रस में, ये है उसका फेनोमेनन, तो इसमें भी हार्मोन्स नहीं है। वेसेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन का मेथड है जिसमें वास डिफरेंस को सर्जिकली कट कर दिया जाता है, ओके, इन केस ऑफ मेल। लैक्टेशनल एमनोरिया इज एसोसिएटेड विद द हार्मोनल, बिकॉज लैक्टेशनल एमनोरिया में जो मदर है फीड करती है अपने बेबी को, तब एट दैट पीरियड ऑफ टाइम प्रोलैक्टिन ब्लड में बहुत हाई रहता है, तब वो नेगेटिव सिग्नल देती है टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिससे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है एफएसएच और एलएच दोनों ही सिक्रीट नहीं होगा और ओव्यूलेशन नहीं होगा। साथ ही साथ अगर ग्रोइंग ऑफ फॉलिकल्स नहीं है सिस्टम में तब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा, इससे एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनेगा भी नहीं और मेंटेन होने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो उससे मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज एसोसिएटेड विद द लैक्टेशन पीरियड इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, तो इसमें हार्मोन का बात आ रहा है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ये याद रखना है। ओके, तो इसलिए आंसर इसमें सिर्फ 1 मार्क करना था। ये क्या है, कॉपर कंटेनिंग बेरियर मेथड, ये सहेली है लेकिन नॉन स्टेरॉयडल, इसमें कोई हार्मोन नहीं रहता। वेसेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड है, ये हार्मोनल है, तो इसमें एक ही आपको मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 भी बायोटेक्नोलॉजी से आपको पूछा है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत सिंपल है, इसमें पहले आपको डी मार्क करना था, दैट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फिर आपको बी मार्क करना था कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर आपको ई मार्क करना था इंसर्शन ऑफ आर डीएनए इनटू द होस्ट सेल, जिससे कि रिकम्बिनेंट होस्ट आप बना लो। सी मार्क करना था, सी मतलब पॉइंट देखना था ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जो कि आपने आरडीएनए डाला है उसमें होस्ट में, तो वो रिकम्बिनेंट होस्ट हो गया, दैट इज हेट्रोलोगस होस्ट। उसी चीज को आपको बायोसिंथेटिक फेज से आपको उससे प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट मिलने के बाद आपको डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस करना है। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस में आपको सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन याद रखना है, 2 ही स्टेप होते हैं, प्रिजर्वेशन इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और पेज नंबर 203, पेज नंबर 204 एंड 205 अब अच्छे से रीडिंग कर लोगे, ओके। और स्पार्क्ड और स्टीट टैंक बायोरिएक्टर का डिफरेंस भी आप एक बार देख लेना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज करेक्ट। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग एफएसएच। एफएसएच हमें पता है एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एफएसएच सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन, करेक्ट। गोनाडोट्रोपिन में एलएच भी है, एफएसएच भी है। टारगेट्स ऑर्गन्स आर द ओवरीज एंड टेस्टिस, करेक्ट। ओवरीज के केस में वो ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन में
अटैच होता है और विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर सिग्नल पास करता है सिस्टम में। और टेस्टिस के केस में वो सर्टोली सेल्स के साथ लिंक करता है, सर्टोली सेल्स को ट्रिगर करके उससे कुछ फैक्टर रिलीज कराता है जिससे कि वो बाद में टेस्टोस्टेरोन को खींच के सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ला पाए। ओके, नेक्स्ट, इन द ओवरीज इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स। यस, बिकॉज FSH के बाद ही जब ग्रोइन फॉलिकल्स बनेगा, दैट इज ग्राफिन फॉलिकल, उसी के बाद एस्ट्रोजन सिक्रेशन होता है। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई सिक्रेशन ऑफ LH एज वेल एज FSH, और LH आते ही ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ के ओव्यूलेशन कराता है और बाद में उसी LH के थ्रू ग्राफिन फॉलिकल का टूटा हुआ पार्ट से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो लिंक्ड है, पहले आएगा FSH मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फिर आएगा एस्ट्रोजन, फिर आएगा LH, उसके बाद आएगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, लेकिन एस्ट्रोजन दोनों बार आता है, एक बार फॉलिकुलर फेज में भी हाई होगा और एक बार पीछे की तरफ ल्यूटल फेज में भी हाई होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इट स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। नो, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका और एक नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसीलिए इसमें ये इनकरेक्ट था, इसलिए आपको मार्क करना था 1, 2 एंड 3, 4 मार्क नहीं करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 तुम्हें पूछा गया है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, पेज नंबर 320, 321 देख सकते हो, और समरी से भी यहाँ पे पॉइंट्स डाला गया है न्यूरल कंट्रोल से। मार्क द रॉन्ग सेट, हाइपोथैलेमस इज थर्मोरेगुलेशन, आर्च फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये करेक्ट है। मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स, ये समरी से ये लाइन लिया गया है फ्रॉम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर का। यह तो आपको पेज नंबर 321 NCERT 11 में मिल जाएगा। मेड्यूला कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये आपको पेज नंबर 321 के साथ साथ समरी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा। आप समरी एक बार देख लेना इसके लिए, तो ये करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइटल रिफ्लेक्सेस लाइक डेफिकेशन, स्वेलोइंग, जैसे हम लोग बोलते हैं डिग्लूटेशन, वॉमिटिंग सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, पेरिस्टल्सिस, चार्निंग मूवमेंट, सबको कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ अ क्रेनियल नर्व टर्म्ड एज वेगस, दैट इज 10th क्रेनियल नर्व, ये याद रखना। सेरेबेलम एरिया ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर व्हिच कैन अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, नो, ये पॉइंट उठाया गया है पेज नंबर 275 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस से। सेरेबेलम जो होता है इसमें नहीं होगा, इसमें होना था आपका पोन्स, क्योंकि एरिया ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स में होता है, इट्स नॉट इन मेड्यूला। पोन्स एरिया ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर व्हिच कैन अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। ओके, पोन्स इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन और सेरेबेलम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, लेकिन पोन्स में एपनियोस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर रहता है। क्लियर, ये याद रखना था, तो इसमें ये रॉन्ग सेट था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183 में ये डायग्राम आपको पेज नंबर 101 में मिल जाएगा। एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है। फ्लैटेंड सेल्स बोलते ही आपको समझ जाना था, इसमें दे आर टॉकिंग अबाउट स्क्वामश। ओके, तो इसमें देखो स्क्वामश एपिथेलियम कहाँ होगा, ब्लड कैपिलरीज में होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, एल्वियोली में होता है, बहुत सारे चैप्टर से लिंक है। लेकिन फेलोपियन ट्यूब में पेज नंबर 101 के NCERT 11 के लास्ट लाइन में लिखा है इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, इट्स नॉट स्क्वामश, सिलिएटेड कॉलमनर होता है, लेकिन NCERT में सिर्फ सिलिएटेड एपिथेलियम लिखा है। तो इसलिए आंसर था फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि आपको यहाँ पे पूछा गया है इट्स नॉट फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 टफ लग सकता है किसी को अगर अच्छे से NCERT नहीं पढ़े, ये पेज नंबर 294 के सेकंड पैराग्राफ में मेंशन है। एक चीज आप हमेशा याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन JG सेल्स एंड JG एपरेटस। JG सेल्स एफरेंट आर्ट्रियोल के सरफेस में रहता है और JG एपरेटस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ JG सेल्स टुगेदर विद स्पेशल सेल्स ऑफ DCT, दोनों मिलकर JG एपरेटस बनता है। तो इसमें आंसर मार्क करना था juxtaglomerular apparatus and juxtaglomerular nephron is a special sensitive region formed by juxtaglomerular cells and cellular modification of DCT। अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो इस तरह से दिखेगा, मैं ऐसे बना रही हूँ जैसे कि डिस्टिंक्ट आप देख पाओ। इसमें वोमेन्स कैप्सूल, ये हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस इज इफरेंट आर्ट्रियोल थिन, यहाँ पे मान लो कि वो है DCT है। तो इस एरिया में जो JG सेल्स है, दिस आर JG सेल्स, JG सेल्स के साथ DCT का यहाँ पे कनेक्शन होता है, जिससे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया को मिला के हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी एपरेटस। अब आप सोचोगे एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के यहाँ पे DCT कैसे आया, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से है जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, मैं यहाँ पे वो नहीं रखे, ऐसे सिंपल आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। इस तरह से DCT क्रॉस करके निकलता है यहाँ से। ओके, इस जगह से DCT क्रॉस करके निकलता है, तो DCT इस जगह पे है, तो इस जगह पे मिला के आप इसको जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बोलोगे। एंड ये डायग्राम जो है किसका है, JMN का है, दैट इज जक्स्टा
मेड्युलरी नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनरी बहुत लॉन्ग रहता है और वासा रेक्टा भी बहुत प्रोमिनेंट होता है और इनर मेड्यूला तक रन करता है। उसी में आपको जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स के साथ आपको डीसीटी के सेलुलर मॉडिफिकेशन मिलेंगे जो कि स्ट्रेस सिचुएशन में रास मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 आपको पेज नंबर 310 से पूछा गया है फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट एनसीईआरटी 11। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन रिब्स। द ट्रू रिब्स अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम विद द कॉस्टल कार्टिलेज। यस, क्योंकि हमें पता है जो ट्रू रिब्स है 1 to 7 वो सामने की तरफ स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज रेफर कर रहा है और पीछे से ही अटैच होता है डॉर्सली विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल कॉलम। फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट हैव एनी अटैचमेंट। डू नॉट हैव एनी अटैचमेंट नहीं होता तो रिब्स कहाँ पे वो रहेगा, अटैच रहेगा बॉडी में, तो पूरा खुला हुआ नहीं है बिकॉज डॉर्सली दे आर अटैच टू वर्टिकल कॉलम। हमें ये पता रहना है कि पहले 1 से लेके 12 तक जितने भी पेयर्स है all are attached dorsally with the help of vertical column. Human ribs are tricephalic. No, they are bicephalic. ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि bicephalic क्यों है। अगर ये vertical column है और ये हमारा एक रिब है जो dorsally connected सभी रिब्स रहता है, इसमें 2 पॉइंट रहता है फ्यूजन का, 2 फेस रहता है, फैसेट बोलते हैं जिसे वो कनेक्ट करता है, इसी को बोलते हैं bicephalic। 1 2 1 rib. This is one rib, okay, bicephalic. Vertebrochondral ribs are classified as true rib. No, they are classified as false rib. So vertebrochondral का मतलब क्या होता है? They are attaching dorsally to vertebral column, but sternum के साथ connection नहीं है, because false rib का जो connection है वो 7th rib के साथ है। 8, 9, 10th rib connects to 7th rib. ओके, वो याद रखना है। और vertebrosternal ribs अगर आ गया तो समझ लेना they are talking about true ribs, और अगर floating ribs है that is 11, 12, तो जो कि 4 होता है, इधर 2 इधर 2। ओके, ये याद रखना। तो सिंपल याद रखना है कि जितने भी ह्यूमन रिब्स होते हैं दे आर डॉर्सली कनेक्टेड टू वर्टिबल कॉलम। वेंट्रली 1 to 7 इज कनेक्टेड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। एंड फ्लोटिंग रिब्स जो होता है डू नॉट हैव अटैचमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलती तुरंत मिल जा रहा है। बाइसेफेलिक होना था, ट्राइसेफेलिक लिखा है। और वर्टिबल कॉन्ड्रल रिब्स आर क्लासिफाइड एज ट्रू नहीं, हमारे 311 पेज में लिखा ही है फॉल्स रिब है, ये ट्रू नहीं है, ये ट्राई नहीं है। और यहाँ पे not have any attachment, have an attachment with the help of dorsal side, they are connected to vertebral column. Okay, ये याद रखना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186। Question number 186, which of the following statement is false? Active immunity develops after lag period. अब इसमें आंसर तो बी मार्क करना था। मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ, एक्टिव और पैसिव क्या है, ये गलती नहीं करना है। एक्टिव का मतलब ये बॉडी इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, इसमें एंटीजन खुद घुसेगा या डेलिबरेटली डालो, दैट इज वैक्सीनेशन, या तो खुद से डिजीज होने के बाद आपके बॉडी में एंटीजन एंटर हुआ, आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम हुआ, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम हुआ, मेमोरी सेल्स बना, फ्यूचर के लिए एंटीबॉडीज बन के रह गया। इन दैट बेसिस द सिस्टम या इम्यूनिटी इज कंसिडर्ड टू बी एक्टिव। अगर बाहर से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को हम इंजेक्ट करते हैं जिसमें हमारा बॉडी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने डायरेक्टली बना एंटीबॉडीज बॉडी में डाला, दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। तो इसमें क्या लिखा है, द एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर अ लैग पीरियड। यस, बिकॉज एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लैग पीरियड एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें बॉडी सिस्टम रेडी हो रहा है और जो भी एंटीबॉडीज है वो तैयार कर रहा है। ओके, लैग पीरियड आता है। एक्टिव इम्यूनिटी इज वेरी इफेक्टिव इन इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट। नो, अगर कोई इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट है जिसमें बी सेल्स और टी सेल्स इमैच्योर है या तो अच्छे से बना ही नहीं है, जैसे जीन थेरेपी था 4 ईयर गर्ल चाइल्ड, उसमें कभी भी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि उस बच्चे में एडेनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट था, जो कि बी सेल्स और टी सेल्स के मैच्योरेशन के लिए बहुत क्रूशियल है। ओके, तो ये तो होगा नहीं, आपको पूछा है इसमें फॉल्स, तो यही आंसर था आपका बी। पैसिव इम्यूनिटी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। यस, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर हाथ वाथ कट गया और मान लो रस्टेड आयरन के थ्रू क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनिया किसी की बॉडी में एंटर हो गया, इनिशियल पीरियड में जिस दिन हाथ कटा उसी दिन 24 आवर्स के बीच में अगर हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जो टीटी होता है, टिटेनस टॉक्सॉइड, दिस इज अ साइन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी क्योंकि हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर कट गया, कटने के बाद वो ठीक भी हो गया और आफ्टर 15-21 मंथ बाद इन्फेक्शन हुआ, तब आप टीटी देने से कुछ नहीं कर सकते। तब आपके पास एक ही रास्ता है, आप प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करोगे जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन में प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज रहते हैं जो डायरेक्टली जाके उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, तो सी करेक्ट है।
नेक्स्ट है द नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज फॉर्म बाय द पैसिव इम्यूनिटी। यस, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनता है एक्टिव इम्यूनिटी में, पैसिव इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरीज बनने का कोई चांस ही नहीं है। और एक्टिव इम्यूनिटी के केस में बॉडी ट्रिगर होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ह्यूमोरल के हिसाब से जब एंटीबॉडीज बनता है वो फ्यूचर के लिए भी रह जाता है विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टी सेल्स एंड बी सेल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से लिंक करके पूछा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट इज नो रोल इन मेंस्ट्रुएशन। हमें पता है कि मेंस्ट्रुएशन में LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन उस ओवेरियन साइकिल में है। साथ ही साथ हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर में लिखा है कि मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो होगा कि मेलाटोनिन नींद से लिंक करता है। जब अच्छा नींद आएगा तब सिस्टम स्ट्रेस फ्री रहेगा, तब ओवेरियन साइकिल भी अच्छे से काम करेगा। तो तीनों करेक्ट है। अब आप सोचो कि TSH क्यों गलत है? आंसर तो आपको D ही मार्क करना था, बिकॉज TSH डायरेक्टली लिंक नहीं है। अगर यहाँ पे थायरॉक्सिन होता तब मेंस्ट्रुअल साइकिल से लिंक होगा। TSH का काम बस इतना ही है, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके थायरॉक्सिन रिलीज कराना। दैट मीन्स थायरॉक्सिन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो इन्फ्लुएंस करता है उस प्रोसेस को, लेकिन TSH इज नॉट लिंक्ड विद इनडायरेक्टली और डायरेक्टली विद दिस योर मेनली योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ, तो TSH इसमें बेस्ट ऑप्शन रहेगा, यही आपको मार्क करना था कि TSH का रोल होता है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। ओके, अगर थायरॉक्सिन इसमें आंसर होता, थायरॉक्सिन लिखा होता मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है तब, लेकिन ये करेक्ट होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 मिक्स क्वेश्चन है, 3-4 चैप्टर से मिक्स करके बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रॉड्स एंड कोन्स कंटेन रेटिनॉल विच एब्जॉर्ब्स वेट इन ड्राई। बस इसमें ए लिखना था, तब ये करेक्ट हो जाता। रेटिनल, रेटिनल जो होता है दिस इज एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, जो कि ऑप्सिन के अंदर रहता है और वेवलेंथ ऑफ लाइट को खींच लेता है। उसके बाद ऑप्सिन जो होता है डिसोसिएट होता है, फिर जाके स्टिमुली इम्पल्स में कन्वर्ट होता है, जो मैंने पहले वीडियो में भी बोला है। तो इसमें ये गलत था, आपको करेक्ट मार्क करना है। लेक्टिन इज अ फॉस्फोलिपिड, लेक्टिन नहीं, ये वर्ड आपको मिला होगा बायोमोलिक्यूल के पेज नंबर 146 में। लेक्टिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, यहाँ पे लेसिथिन होना था, लेसिथिन। ठीक है, ये कब करेक्ट होता? अगर इसमें लेसिथिन वर्ड लिखा रहता। ट्रिप्सिनोजेन ब्रेक्स द प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीन्स। नो, इसमें ट्रिप्सिनोजेन नहीं होना था, ट्रिप्सिन होना था, बिकॉज ट्रिप्सिनोजेन क्या है? इनएक्टिव है, वो कोई भी प्रोटीन को या पेप्टोन्स प्रोटीन्स को ब्रेक नहीं कर सकता। रह गया सेक्यूल एंड न्यूट्रिक्यूल, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन एंड इज अ पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस, जो कि हमें स्टैटिक बैलेंस प्रोवाइड करता है। तो ऑटोलिथ ऑर्गन पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस इंटरनल ईयर का, तो ये हमें ये करेक्ट है, इसलिए आपको मार्क करना था D। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंडर एलिमिनेशन से पूछा गया है। ये आपको पेज नंबर 294, 295, 296 कहीं से भी मिल जाएगा। अब देखो, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वाटर इज नॉट रीएब्जॉर्ब्ड, तब होगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्यों? हमें पता है कि असेंडिंग लिम्ब से वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होता, वाटर रिलीज नहीं होता, वहाँ से NaCl और यूरिया रिलीज होता है। और डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, क्योंकि वहाँ से वाटर रिलीज होता है। यहाँ पे रिलीज याद रखना, एंटर नहीं होता, रिलीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू सॉल्ट, एंड डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू सॉल्ट। ओके, इतना याद रखना। तो इसमें बेस्ट आंसर था ये। बाकी आप देखो, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इससे वाटर निकलता है, सोडियम कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, तब NaCl भी निकलता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज परमिएबल टू वाटर एज वेल एज सॉल्ट। तो इसमें बेस्ट आंसर आपको C मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के लिम्फ वाले पार्ट से पूछा है, 282 में था शायद, एक बार देख लेना। रीड द फॉलोइंग, लिम्फ एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट्स फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। हमें ये पता है कि लिम्फ में पेज नंबर 261 में हमें लैक्टेल मिला था, दैट इज योर लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, उसी से फैट एब्जॉर्ब होता है। तो ये करेक्ट है, इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। तो ये करेक्ट है। लिम्फ नोड्स, तो मैं यहाँ पे करेक्ट लिख देती हूँ। ओके, तो क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रू वाला ही देखना है, करेक्ट, दैट इज बोल सकते हो ट्रू। लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस फाइब्रिनोजन, ये गलत है, बिकॉज लिम्फ नोड फाइब्रिनोजन प्रोड्यूस नहीं करता। ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जिसपे WBC स्टोर रहता है, तो ये गलत है, इनकरेक्ट, दैट इज फॉल्स। लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विली, ऑल्सो नोन एज लेक्टियस, जो मैंने अभी बोला था, दैट इज लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, लार्ज लिम्फेटिक वेसल, या पेज नंबर 260 में देख सकते हो। NCT 11, an elaborate network of vessels called the lymphatic system collects the tissue fluid and drains it back to the major veins। ये करेक्ट है, कि हमें पता है जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उससे फ्लूइड जो निकलता है उससे बनता है। ये तुम्हारा ब्लड कैपिलरी है, ये टिश्यू कैपिलरी है।
टिश्यू कैपिलरी में जो फ्लूइड होता है वो डिराइव होता है फ्रॉम प्लाज्मा। ओके, फिर इसी का काम होता है, ये सेल को खाना पीना देता है, सेल को ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फिर सेल जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है विथ हार्मोन्स एंड अदर थिंग्स, जो भी सिक्रीट होता है ये चला जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में। तो इसका मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का जो लिम्फ है उसका काम होता है, इट इज डिराइव फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और टिश्यू कैपिलरीज का जो फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, या तो तुम बोल सकते टिश्यू कैपिलरीज नहीं, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड लिखना था, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड। ये हो गया ब्लड कैपिलरी, यहाँ से प्लाज्मा जो निकल रहा है टिश्यू फ्लूइड बना रहा है। टिश्यू फ्लूइड खाना पीना दे रहा है सेल को, ऑक्सीजन भी दे रहा है, साथ ही में से उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है CO2 टुगेदर विद अदर मॉलिक्यूल्स वो चला जा रहा है लिम्फेटिक सिस्टम में। दैट मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लूइड है लिम्फ, वो टिश्यू फ्लूइड से डिराइव हुआ है। उसका काम होता है, इट एक्ट एज अ मिडिल मैन, वो लिम्फ में जो भी CO2, फैट या कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, हॉर्मोन्स है, सब कुछ ये अभी वो दे देगा वेन को। तो वो पॉइंट लिखा है, बिकॉज हमारा जो ब्लड कैपिलरीज है वो हर सेल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लिम्फ कम्युनिकेट कर सकता है। जो टिश्यू फ्लूइड के थ्रू लिम्फ में जो भी सामान जाता है वो बैक वो फिर से ब्लड में दे देता है। यही लाइन यहाँ पे लिखा है कि एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स टिश्यू फ्लूइड एंड ड्रेन्स बैक टू द मेजर वेन्स। ओके, ये याद रखना, मेजर वेन्स मेनली यहाँ पे क्लेविकल के नीचे सब क्लेवियन वेन को जाके पोर कर देता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 आपको पूछा गया है फ्रॉम ह्यूमन डिजीजेस, और ये नॉर्मली आपको 162, 163 ऐसे मिल जाएगा, जिसमें वो लिखा है अराउंड वैसे पेज में मिलेगा आपको 159, 160, 161 में। Assertion withdrawal drugs is characterized by anxiety, shakiness, nausea, vomiting. Nausea means vomiting tendency. Reason: the body functions becomes dependent with regular use of drugs. Yes, क्योंकि जब regular use होता है drugs का, then automatically dependence आ जाता है, उस पर हम निर्भर हो जाते हैं, तभी जाके हमारा withdrawal syndrome आ जाता है। अगर हमने उस drugs को छुड़ा दिया तब उससे कुछ side effect show होता है, anxiety, फिर या तो तुम्हारा ज़्यादा गुस्सा आना, mood swing ज़्यादा हो सकता है, या तो nauseating होगा, vomiting टेंडेंसी लगेगा, सिर चकरा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए इसमें बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, बिकॉज ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, डिपेंडेंस का ही साइड इफेक्ट विड्रॉल सिंड्रोम में आ रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 आपको इवोल्यूशन से पूछा गया है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन से, पेज नंबर 135 ऐसे में मिल जाएगा आपको। NCERT 12 सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पेसिएशन इज कॉल्ड सल्टेशन। सल्टेशन जो वर्ड है हुगो डी व्राइस ने दिया है, उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन किया था ऑन द प्लांट टर्म्ड एज ओइनोथारिया लैमार्कियाना, जो कि इवनिंग प्रिमरोज भी बोलते हैं, और उनके हिसाब से जो म्यूटेशन है वो रैंडम है और डायरेक्शन लेस है, और अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशन इज स्मॉल एंड डायरेक्शनल। ओके, तो इसमें सल्टेशन आपको मार्क करना था। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन इज अ की पॉइंट ऑफ डार्विन, ये 2 पॉइंट ये याद रखना, और फाउंडर इफेक्ट इज अ consequence of your genetic drift. Genetic drift by chance होता है, अचानक से सिस्टम में चेंज आना, फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, सॉरी फॉर सुनामी, अर्थक्वेक, पोचिंग, फॉरेस्ट फायर, उसके लिए एक छोटा सा स्मॉल पॉपुलेशन में जब इफेक्ट होता है तब उससे बॉटल नेक इफेक्ट हो सकता है, एक्सटिंक्शन हो सकता है, या तो बॉटल नेक इफेक्ट हुआ तो कम एनिमल्स जो रहते हैं वो वहीं पे जैसे तैसे अपने आप को बचा के फिर से अडेप्ट करके फिर से उसका नंबर जब इंक्रीज करते हैं तभी उसे हम फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। ओके, फाउंडर इफेक्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि उसमें जो एलिल्स है वो थोड़ा सा बदल जाता है, जो फ्यूचर में जाके स्पेसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये याद रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 193 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 आपको पेज नंबर 168 NCERT 12 से पूछा गया है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से म्यूल इज अ हाइब्रिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इन दिस रिगार्ड। हमें ये पता है कि म्यूल एक हाइब्रिड है जो कि हॉर्स और डोंकी के क्रॉस से बना गया है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा कि हाइब्रिड इज नॉट अ स्पीसीज, क्योंकि हमें पता है कि म्यूल स्टेराइल है, और अगर कोई स्टेराइल है और रिप्रोड्यूस नहीं करता है तब हम उसे स्पीसीज कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें बेस्ट आंसर आपका A था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 ये एक मिक्स क्वेश्चन बोल सकते हैं, एनिमल किंगडम से भी लिंक करता है और कॉकरोच से भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कॉकरोच। फैट बॉडी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, मेल्फिजेंटिबल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, यूरिकोस गैलन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो कि पेज नंबर 114 में मेंशन है। फ्लेम सेल्स किस में मिलता है? फ्लेम सेल्स के क्लस्टर को पोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, ये तुम्हें एम्फिऑक्सिस में, रोटिफोर्स में, प्लेटिहेलमिन्थस में, ये सब में मिलेगा। अगर तुम्हें ये रिफर करना है कि फ्लेम सेल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी, पेज नंबर 291 देख लेना। ओके, इसमें मिल जाएगा। फ्लेम सेल कॉकरोच में नहीं रहता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 195।
क्वेश्चन नंबर 195, इसमें आपको पूछा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। गिफ्ट इज अ मेथड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। IUD इज अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, क्योंकि इसमें हार्मोनल, IUD, कॉपर कंटेनिंग ये सब मिलता है। MTP इज अ मेथड ऑफ, जिसमें कोई भी मदर का एज अगर छोटा है या तो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन फीटस ग्रो नहीं हुआ, तब हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करते हैं, जो 1971 में एनेक्ट हुआ और बाद में अमेंडमेंट हुआ 2017 में। ये थोड़ा देख लेना, ये भी नहीं है कंट्रासेप्टिव, बस यही है। और IUI इज ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। गिफ्ट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। MTP इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। IUI इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। IUD इज इंट्राकंट्रासेप्टिव मेथड है, जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका टाइप्स आप देख लोगे, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर कंटेनिंग एंड हार्मोनल, वो देख लेना है। ओके, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ड्रग्स एंड अल्कोहल पार्ट के पेज नंबर 159 में आपको मिल जाना चाहिए। ऑल द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा एक्सेप्ट स्मैक, क्योंकि हमें पता है ये 3 इससे डिराइव होता है। स्मैक, जिसको हम लोग हेरोइन भी बोलते हैं, वो डिराइव होता है पॉपी प्लांट्स पेपेबर सोमनिफेरम से। ओके, तो इसलिए इसको मार्क करना था, ये पेपेबर सोमनिफेरम, तो इसलिए आंसर ये हो गया। इट्स नॉट डिराइव फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा प्लांट। कैनाबिस सटाइवा का कॉमन नेम है हेम्प प्लांट भी होता है, ये देखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197, ये आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हो, या तो तुम यहाँ पे लिंक कर सकते हो फ्रॉम एनिमल टिश्यू, दोनों ही चैप्टर से लिंक करता है। विच पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। हमें पता है कि वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम को वो करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक है, जो हमारे स्मूथ मसल और कार्डिक मसल में वो करता है। विसरल नर्वस सिस्टम हमारे विसरा में रहता है, जो कि स्मूथ मसल होगा। ओके, दैट इज योर, इसमें भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, बट सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो नर्व का ग्रुप है जो हमारे स्केलेटल मसल्स को इंफॉर्मेशन पास करता है, एंड दिस इज वॉलेंट्री। और यहाँ पे आपको वही पूछा है, विच पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, देन सोमेटिक होगा, बिकॉज इट्स लिंक टू स्केलेटल। ओके, इट इज लिंक टू कार्डियक मसल प्लस स्मूथ मसल, इट इज लिंक टू विसरल स्मूथ एंड इज लिंक टू कार्डियक प्लस स्मूथ, इसीलिए आपको ये मार्क करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के एड्स से पूछा गया है। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इट स्प्रेड्स थ्रू द बॉडी फ्लूइड, यस, क्योंकि हमें पता है कि वो इंजेक्शन इंट्रावेनसली वो क्रॉस हो सकता है, जैसे कि हमारे हेपेटाइटिस बी है, मदर टू बेबी जा सकता है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू हो सकता है, बॉडी फ्लूइड के कंटेक्ट में आने से, छूने से नहीं होता। इट्स नॉट कंटेजियस बट इज इन्फेक्शियस। नेक्स्ट है इंट्रावेनस ड्रग एडिक्ट्स आर प्रोन टू एड्स, यस। HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न, कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न के थ्रू ही स्प्रेड होता है, क्योंकि अगर किसी के पास ये एडुकेशन है तब देयर इज अ चांस ऑफ स्प्रेडिंग थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, एज इट पासेस फ्रॉम मदर टू फीटस इट कैन बी कंसिडर्ड एज कंजेनाइटल डिजीज, नो, बिकॉज नाम ही देखो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है। एक्वायर्ड मतलब कंजेनाइटल नहीं हो सकता, कंजेनाइटल मीन्स इनबॉर्न एरर, मतलब जन्म के बाद से ही कोई उसमें डिफेक्ट रहना। और ये वायरस जब मदर टू बेबी क्रॉस होता है तो सभी मदर टू बेबी में क्रॉस होने से देयर इज नॉट 100% चांस कि मदर से बेबी को एड्स का वायरस क्रॉस हो और बेबी को एड्स हो या फीटस को एड्स हो जाए, मतलब जन्म के बाद एड्स हो। ठीक है, देखा गया है कंजेनाइटल, बहुत लोग सोचते हैं कि मदर से बेबी कुछ भी आने से तुम इसे कंजेनाइटल नहीं बोल सकते। वो फीटस में अगर वो डिफेक्ट होता तब तुम किसी कारण फीटस में डिफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ जेनेटिक मेकअप एंड सर्टन अदर थिंग, तब तुम इसे कंजेनाइटल डिजीज बोल सकते हो। लेकिन ये वायरस जब मदर टू बेबी पास होता है इट्स नॉट कंजेनाइटल। और नाम पे ध्यान देना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। एक्वायर्ड क्यों लिखते हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड इज डिफरेंट मीनिंग ना। एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जेस्टेशन पीरियड, तब अगर कुछ ट्रांसफर हुआ और उससे कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तब उसे हम बोलेंगे एक्वायर्ड। वो उसका अपना कुछ भी चेंजेस उसके बॉडी में नहीं आया, ओके, ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, तो उसे हम कंजेनाइटल नहीं कंसिडर कर सकते। याद रखना, एड्स इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज, एड्स इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज बट कंटेजियस डिजीज। एड्स कंटेजियस डिजीज नहीं है, एड्स कंजेनाइटल डिजीज नहीं है, लेकिन एड्स इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 199 आपको पेज नंबर 261 डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से पूछा है। द कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट। हमें पता है कि जब हमारा लीवर का डक्ट है ये आता है, आके इस तरफ से जब मूव करता है गोल ब्लैडर से कनेक्ट होता है,
तो ये हेपेटिक डक्ट्स हैं, दीज आर हेपेटिक डक्ट्स, दिस इज सिस्टिक डक्ट। जब ये दोनों कंबाइन होता है तब इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ओके, तो इसमें आपको कॉमन बाइल डक्ट पूछा, इसलिए गोल ब्लैडर का डक्ट और लीवर का दोनों डक्ट कंबाइन होकर कॉमन बाइल डक्ट बनता है, तो ये मार्क करना था बी आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 200। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादातर पूछा भी जाता है, जो पेज नंबर 312 लोकोमोशन एंड मूवमेंट से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? माइस्थेनिया ग्रेविस अफेक्ट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग एंड पैरालिसिस ऑफ स्मूथ मसल। बस आपको यहीं पे यही ध्यान देना था, इज रिलेटेड टू स्केलेटल मसल, बस इतना ही इसमें करेक्शन था, और इनकरेक्ट पूछा तो आंसर ये था। बाकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, करेक्ट। माइस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटोइम्यून डिजीज, करेक्ट। टिटेनिया हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि लो कैल्शियम लेवल के लिए होता है, इट मे बी बिकॉज ऑफ लो PTH, ओके, तब टिटेनिया होगा जिससे कि मसल में एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन होता है स्केलेटल मसल में। ओके, तो 200 तक हमने देख लिया। अब हमें एक चीज़ याद रखना है कि एनसीईआरटी इतना आपको घबराना नहीं है, एग्जाम बहुत सामने है। आप जितने भी क्वेश्चंस हमने एनटीएस में दिया है, चाहे आपको कम मिले चाहे आपको ज़्यादा मिले, बस आप एक चीज़ करना कि उसको एक बार रिकॉल कर देना, रिवाइज कर लेना हर एक पेपर का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो। जब वो रिकॉल करोगे, या तो कहीं पे कन्फ्यूजन है वीडियो में बैक जाके स्किप करके आप देख लो वो सोल्यूशन, देन ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रेडी हो जाएगा, और तुम देखना 100% मैं श्योर हो एग्जाम भी आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। अभी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से आप अपना समय बर्बाद मत करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।